अशोक भैया के ऊपर 1 करोड़ 24 लाख रुपए का नुकसानी का केस किया है। केस कर दिया गया है। इनके ऊपर अगर 1 करोड़ 24 लाख रुपए इनके पास होते या इन भैया के पास होते या इन बाकी लोगों के पास होते तो क्या वो लोग इस जगह पे रह रहे होते? का उम्र जब ये इनका उम्र को देख लीजिए, अभी रिटायरमेंट करीब पहुंच गए हैं। इनका जमीन गया था, ये नामांकन डाले और जानबूझ के इनके मामले को इतने लटका के रखा गया है। इस व्यक्ति ने अपनी जमीन के लिए, अपनी जमीन को बिहाफ पे रखकर कि नौकरी के लिए 30 साल तक इंतजार किया। जमीन भी मेरा 2 एकड़ 75 डिसमिल है। इनका 2 एकड़ 75 डिसमिल जमीन होने के बावजूद इस इंसान ने 30 साल अपनी नौकरी के लिए इंतजार किया। पुराने बासिंदे हैं, लेकिन यहाँ का तानाशाही ऐसा है, लोगों का इतना करप्शन है यहाँ कि लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। एक साल में खरीदने से 700 करोड़ रुपया आ रहा है। 700 करोड़ ये कानून आया है समझ 2010 से। 2010 से अभी का जोड़ लीजिए सब 7,70 7,000 करोड़ रुपया में पैसे में ये स्थिति है कि ये गांव जो प्रत्यक्ष प्रभावित हैं, यानी कंपनी का सीधा सीधा ये हो, गांव वालों को नौकरी देने के बजाय बाहर से कंपनी लाओ, उनसे काम करवाओ, इनको रोजगार ना दो, ऐसा चल रहा है। ब्लास्टिंग से लेकर के यहाँ के उड़ने वाले राखड़ से लेकर के यहाँ पे जो जहरीली गैसेस निकल रही हैं वो सारे इनके सीधे निवास तक पहुँचती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ के लोगों का रोजगार छीन करके किसी और को दिया जा रहा तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही है, सही बात है वो। और आज इसके वो घर है इनका और ये खदान है। प्राकृतिक संतुलन बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी ये है कि विकास के नाम पर जिन लोगों की जमीन, जिन लोगों का आय का स्रोत इस जगह ने ले लिया, इन लोगों ने ले लिया, उन्हें कितना मुआवजा मिला, उन्हें किस प्रकार के संसाधन मिले, उनसे सारी चीजें लेने के बाद उन्हें क्या दिया गया। दोस्तों ये है कोरबा, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी। और ना जाने आप इसे किस किस नामों से जानते होंगे। आप देख सकते हैं कितना हरा भरा माहौल है यहाँ। लोग यहाँ आते हैं प्रकृति का आनंद लेने के लिए। आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है, यहाँ कॉफी पॉइंट और कितने अनेकों पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाता है। अभी मैं खड़ा हूँ कॉफी पॉइंट वाले जो जंगल है वहां पे। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मानक स्टैंडर्ड से बहुत अच्छी है। 50 जो होता है अच्छा आंकड़ा होता है किसी भी संख्या को बताने के लिए। ये बताने के लिए कि जो संख्या है वो बहुत अच्छी है, मतलब कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 50 बहुत अच्छा संख्या माना जाता है। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। जब आप कोरबा को ऊर्जाधानी कहते हैं तो ऊर्जाधानी क्यों कहते हैं और कैसे ये ऊर्जाधानी बनती है, ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें आपको बताऊंगा अब। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में कि आज मैं आपको कोरबा के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। और ये भी एक कोरबा है। आपने जिस कोरबा की तस्वीर देखी वो कोरबा और ये कोरबा, ये एक ही जगह है, ये एक ही जिला है, ये एक ही जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन तस्वीर, दोनों की तस्वीर में ना बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ हरियाली से भरा कोरबा और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये। आपको बता दूं कि कोरबा में 4 माइंस हैं, बहुत बड़े बड़े नामी यहाँ पे कंपनीज हैं जो कोयला निकालने का काम करती हैं। सारी कंपनीज यहाँ पे कोयला निकाल लेते हैं, लेकिन कोयला निकालने के बाद की स्थिति यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। और उस AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पे भी सवाल उठाएंगे और यहाँ की सड़कों भी बात करेंगे और हर उस मानक स्टैंडर्ड पे बात करेंगे जो हमें गूगल पे, विकिपीडिया पे या सरकारी दस्तावेजों पे प्राप्त होते हैं। और यहाँ ग्राउंड रियलिटी भी उसे चेक करेंगे क्या ये सत्य है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप कल्पना कीजिए मात्र इस माहौल में, ऐसे माहौल में एक जगह के एयर क्वालिटी इंडेक्स को विकिपीडिया में, गूगल पे सामने रख करके सभी को ये बताना कि कोरबा की वायु गुणवत्ता ऐसी है, क्या ये सही है। हम इस सारी बातों पे इन लोगों से बात करेंगे, यहाँ के गांव के लोगों से। प्रयास करते हैं यहाँ के गांव के जो लोग हैं जो यहाँ के आसपास रहते हैं उनसे बात करने का। चलिए इनसे बात करते हैं। इस जगह के जो मूल निवासी लोग हैं जो यहाँ पे लगभग 40-50 साल से रह रहे हैं, उनसे हम प्रयास करेंगे कि इस विषय की गहनता में जाएं, पूरी बात को समझें कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जैसे कि मुझे आपसे पूछना है कि ये तो कह रहे हैं सीसीएल वाले लोग कि अगर हम विस्थापित कर रहे हैं तो उसके बाद जमीन भी, मतलब कि उनको नौकरी देते हैं, पैसे देते हैं, तो फिर क्या दिक्कत आती है इस पे?
इसमें दिक्कत ये है कि सबसे पहले ये जो कुसमुंडा माइंस है 1978 से चालू हुआ है। उस समय जब चालू हुआ तो लोकल बॉडी जो गांव के मुखिया लोग थे, तहसीलदार, पटवारी, इनके बीच में ये सौदा हुआ था, तय हुआ था कि प्रत्येक खाते में नौकरी देना है करके। उस समय जब जिला नहीं बना था, कोरबा बिलासपुर जिला था, उस समय बिलासपुर जिला के जो कलेक्टर दीक्षित थे, 78 की बात करो शुरुआती में, उनके द्वारा ये आदेश पारित किया गया था कि जिनकी जमीन ली जा रही है उनके प्रत्येक परिवार को एक जने को नौकरी देना है करके। वो प्रोसीजर चल रहा था, वो चल रहा था, हमेशा नौकरी दे रहे थे। अचानक से धीरे धीरे करके माइंस बढ़ता गया, लोग अधिग्रहण होता गया। उसके बाद से ये प्रावधान धीरे धीरे रोजगार न देने का जो परेशानी है बढ़ते गया। उसका कारण ये था कि व्यापक पैमाने पर उस समय जो एसीसीएल के अधिकारी हैं, ये दूसरे लोगों को उसमें नौकरी देना चालू कर दिए, खातेदार बता के। उससे हुआ कि फर्जी लोगों को नौकरी देना चालू कर दिए। उसके बाद फिर नए गांव का अधिग्रहण हुआ। फिर अचानक से नियमों में बदलाव किया गया। ये 2010 में ये बदलाव किया गया कि पहले एक-एक खाते में एक-एक रोजगार मिलता था, लेकिन 2010 के बाद से ये कर दिया गया कि भैया गाँव में जितने खातेदार हैं, हम सबको नौकरी नहीं दे पाएँगे। उसके बजाय क्या होगा, गाँव में जितना एकड़ ज़मीन है उसके आधे लोगों को नौकरी देंगे। मान लीजिए यहाँ ये पाली गाँव जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ लगभग 800 खातेदार हैं। खातेदार संख्या 800 है और रकबा लगभग है यहाँ का, लगभग है 300 के आसपास का है। तो वो 300 के आसपास का, 300 थोड़ा कम है, 147 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और खातेदार हैं 800 खातेदार हैं। तो बाकी खातेदार जाएंगे कहाँ? उसका परसेंटेज मुश्किल से 15-20% बनता होगा। हाँ, मुश्किल से। हाँ। तो सब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि माइंस से कहीं दूसरी जगह विस्थापित करेंगे, उनका जो दर्द है वो बताने से आप उसको नहीं बता पाएंगे, उस दर्द को। दूसरी जगह विस्थापन होता है तो पूरे परिवार के छोड़ को जाना पड़ता है। हम लोग यहाँ पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। शादी हो जाए तो इतनी पानी नहीं मिलती कि शादी में पूरा हमारा व्यवस्था हो जाए, क्योंकि पूरा जमीन सूख गया है, फसल सूख गया है, यहाँ पशु पक्षी को पानी नहीं मिल रहा है। प्रदूषण से ये हाल है कि हम घर को कितने बार साफ करें, बार बार डस्ट पूरा काला हो जा रहा है। दूसरी बात, बाहर में जैसे गांव के लोग पहले बाहर में बैठ के खाना खाते थे, बाहर में गर्मी में सोते थे, वो सब आनंद हमारा खत्म हो गया है। प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि मत पूछो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो इस दरमियान हमको जो इसकी पीड़ा है, उस पीड़ा में ही हम लोग उलझे हुए हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जब अधिग्रहण करती है, जमीन अधिग्रहण करती है तो मापदंड तय करती है। तो पहले आया था जब 1991 में एक पुनर्वास नीति आया था, मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति, उसके तहत रोजगार दिया जा रहा था। उस नीति को एमपी शासन ने बनाया था। उसमें यह था कि जिनकी जमीन अधिग्रहित की जाएगी उसको प्रत्येक खातेदार को रोजगार दिया जाएगा। उसमें लोग कम से कम लोगों को रोजगार मिल जा रहा था, तो उन लोग खुश थे, चलो हमको रोजगार मिल जाएगा। दूसरी बात है, उसमें बसाहट का ही प्रावधान था, बसाहट मिल रहा था, लोगों की दिक्कत नहीं थी। लेकिन 10 में जो कानून इन्होंने लाए हैं, कोल इंडिया पॉलिसी, एसीसीएल जमीन अधिग्रहण कर रही है और वो स्वयं नौकरी देने के लिए अपना कानून लाई है, अपने फायदे के लिए, जिसके कारण लोगों में नाराजगी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 13 में एक नया कानून आया है, ये तो पॉलिसी थी। 91 में मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति आया था, छत्तीसगढ़ के पुनर्वास नीति आया। इन सब विसंगतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने, तत्कालीन केंद्र सरकार, कांग्रेस केंद्र सरकार ने 2013 में कानून पास किया था, लार कानून, जिसको 60 नाम से लार कानून के नाम से जानते हैं। उस कानून को 2015 में कोल क्षेत्र के लागू किया गया। उसमें इतना समग्र लोगों के हितों के रखा गया है, लेकिन उसका सही ढंग से लाभ नहीं जा रहा है। उसमें पहला ये है कि अनुसूची एक में है कि मुआवजा है, रोजगार है और बसाहट है। बसाहट है 25 बिंदु पे, बसाहट में पूरा व्यवस्था देना है। जैसे गाँव वालों को कल्चर ये होता है कि हम लोगों को जो है पशुपालन करते हैं। अभी जितनी पुनर्वास नीतियाँ थी उसमें पशुपालन का कोई स्थान नहीं था, इसमें पशुपालन का स्थान है। जितने धार्मिक लोग रहते हैं उसके लिए देवालय का पूजा स्थान का है, इसमें प्रावधान है। यानी ये मान लीजिए गाँव जैसा बसा है उन सभी बिंदुओं को समाहित किया गया है, उसका लाभ अभी लोग को नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है रोजगार के लिए ये है कि नए लार कानून में ये है कि प्रथम प्राथमिकता में नौकरी है। अगर कोई चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता तो एक मुफ्त राशि का प्रावधान है, वो भी नहीं चाहता तो हर महीने पैसा देने का प्रावधान है। माने लोगों को अपनी आवश्यकता के हिसाब से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको लागू नहीं कर रहे हैं। कोल इंडिया भी क्या है, कोल इंडिया पॉलिसी 2010 जब से लाए हैं, केवल नए कानून 2013 का जो कानून है, लार कानून, ये केवल एक क्लाउज को इसमें जोड़ा गया है। इसलिए जोड़ा गया है कि उनसे कंपनी को फायदा है। एक मुफ्त राशि जो है उसको केवल जोड़ा गया है, लेकिन रोजगार को काट दिया गया है और हर महीने जो पैसा देने का जो प्रावधान है उसको भी इन्होंने काट दिया है। तो हमारा यही कहना है कि हम अपने मर्जी से कुछ नहीं मांग रहे हैं गाँव वाले। हम तो यही चाहते हैं कि जो कानून, लार कानून में जो चीज़ प्रावधान है, रोजगार देना है, मुआवजा देना है, पुनर्वास देना है, वो सबको हमको दिया जाए और हम अपने मर्जी से कुछ नहीं मांग रहे हैं। रही बात ये कि इसको लागू कराएगा कौन? इसको जनरली जब कानून आया है, लार कानून, उसको लागू करवाने की जवाबदारी कलेक्टर की है, जिला कलेक्टर की है। लेकिन अभी वर्तमान में जो रजत कुमार कलेक्टर हैं, उनके द्वारा आज तक इतनी लगातार हर खदान में स्ट्राइक चल रहा है, स्थिति बहुत गंभीर है, तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन इसके बाद भी आज तक उन्होंने एक मीटिंग नहीं लिया। जिससे समझ आता है कि उनकी मंशा लोगों की समस्याएं दूर करने की नहीं है। और अभी स्थिति ऐसा है कि अभी गंभीर माहौल, तनातनी का माहौल है।
मारपीट की स्थिति निर्मित हो रही है। लगता है हमको अगर कलेक्टर अगर ध्यान ना दे, कहीं गंभीर दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ा सा घटना हादसा हो सकता है। इस बातों को समझ के तत्काल लोगों की जो मांगे हैं, जो कानून सम्मत मांगे हैं, जिनको हक मिलता है, मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, उस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। रही बात, एक चीज और बता दूं मैं, इस बिंदु को लेकर लोग कोर्ट जा रहे हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला है, कोर्ट से आदेश आता है इनको रोजगार दिया जाए। यानी कोर्ट ने भी ये सर्टिफाइड कर दिया कि भाई लोगों के जो मांगे हैं वो सकारात्मक है, कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, उनको लिए देना चाहिए करके कोर्ट ने भी इस चीज को क्लियर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन एकदम से इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है, और बहुत डंडे के दम पे, लाठी के दम पे पूरा जमीन को हथियाया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, अभी क्या, अभी रिजदी में कुछ दिन पहले जो खड़ी फसल है जी। उसमें पूरा उस एरिया को पूरा बड़ी मशीन लगा के पूरा कैप्चर किया गया है। लोगों को अभी मुआवजा नहीं हुआ है। मुआवजा के दस्तावेज बनवाने में लगभग 2 महीना, 3 महीने, 4-6 महीना तक लग जाता है। और यहाँ ये है कि आप तहसील जाएंगे उस नकल को निकलवाने के लिए, इतना करप्शन है कि मत पूछिए। उस कागज को निकलवाने में आपका पसीना छूट जाएगा, तो उसको आपको तैयार करने में 6 महीना लग जाएगा। और ये अभी 6 महीना चालू नहीं है मुआवजा देना, और उसको जबरदस्ती उस पैसे को ट्रिब्यूनल में डाल रहे हैं कि आप मुआवजा नहीं ले रहे हो। उसका जब कागज ही नहीं बनेगा तो मुआवजा कहाँ से लेगा? और उन जो खातेदारों की जमीन को जबरदस्ती बेदखल किया गया, उनको उस जमीन से जहाँ फसल लगी हुई है, और पूरा उस एरिया को बड़े मशीन से पूरा एरिया कब्जा कर लिया गया है, नाली बना के। तो ये ऐसा है, लोगों का जो कानून के तहत लोगों को जो मौलिक अधिकार मिला है उसका पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। लोगों को पूरा दमन, जैसे हम लोग अंग्रेज के समय सुनते थे ना कि जोर जबरदस्ती का माहौल, आज उसी वैसा माहौल तैयार किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप मेरे को ऑफ कैमरा बता रहे थे कि हम जब आवाज उठाने जाते हैं उल्टा हमारे पे कार्रवाई हो जाती है, तो किस प्रकार की कार्रवाई की बात कर रहे थे आप? ये लगातार जो है खदान प्रभावित क्षेत्र की जो समस्याओं को लोग, चाहे पेयजल रहे, चाहे धूल डस्ट रहे या रोजगार की, इन मुद्दाओं को लेकर जो समिति या जो गांव वाले जो है आंदोलन या अपनी हक अधिकार की जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको दबाने के लिए जो है झूठा FIR दर्ज कराते हैं। और तथा जो है अपनी मांग जो है पूरा नहीं होने पर जो शासन प्रशासन को जो है चिट्ठी देने के बाद जब गांव वाले जब आंदोलन के लिए जब मजबूर हो जाते हैं, उस कंडीशन में जो है नुकसानी का जो है करोड़ रुपया का नुकसानी का जो है केस जो है ACCL द्वारा जो है ग्रामीण ऊपर किया जाता है। ऐसा ही एक केस जब ACCL प्रबंधन के कुछ अधिकारी और एक जी के एसोसिएट कंपनी के द्वारा जो है जब कोयला चोरी किया जा रहा था, डबल कांटा करा जा रहा था, इसकी शिकायत मिलने पर हम लोग शासन प्रशासन CMD कार्यालय में भी शिकायत किए। कार्रवाई नहीं होने पर हम लोग जो है इसका विरोध किए। तो जो है हमारे ऊपर जो है एक राजेंद्र पटेल है सरमंगला नगर का, और मेरे ऊपर जो है 1 करोड़ 24 लाख रुपए का नुकसानी का जो है इन लोग केस किए हैं। मेरे कान तक बात आई लेकिन मेरा मस्तिष्क जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। फिर से एक बार अमाउंट बताइएगा, राशि कितनी की? 1 करोड़ 24 लाख रुपए का। इन भैया नाम क्या था आपका? अशोक कुमार पटेल। अशोक भैया के ऊपर 1 करोड़ 24 लाख रुपए का मानहानि का नुकसानी का केस किए हैं। केस कर दिया गया है। इनके ऊपर अगर 1 करोड़ 24 लाख रुपए इनके पास होते, या इन भैया के पास होते, या इन बाकी लोगों के पास होते, तो क्या वो लोग इस जगह पे रह रहे होते, या फिर इस प्रकार से आवाज उठा रहे होते? अगर आपने मूवीज में, धन्यवाद भी आपसे बात करके मैं अभी एक और बात बताना चाहूंगा। जी, जी, जी। अभी 1 ही सितंबर का जो बात है, यहाँ पर जो है अन्य राज्य से जो है कंपनियां जो है मजदूर आ रहे थे, जिसके विरोध हम लोग जो है किए थे, ठेका मजदूर लोग। और इसमें एक अधिकारी थे ओम प्रकाश श्रीवास करके, उनके साथ जो है कुछ मजदूरों का जो भाषाभाषी हुआ, और उसमें भी जो है हम लोगों के नाम में जो है झूठा FIR दर्ज किया गया है अभी 1 सितंबर को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब दोनों से एक सवाल है मेरे को, कि ये जो खदान था, ये जो खदान मुझे दिख रहा है लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा होगा। ये ज्यादा है? ठीक है, 6-7 किलोमीटर बड़ा खदान है ये। लंबा है, 7 लंबा चौड़ा है। कितना? 7 किलोमीटर में होगा। 7 किलोमीटर का खदान है ये। आप स्क्रीन पे नहीं समझ पाएंगे ना, मैं मुंह से बता पाऊंगा, लेकिन प्रयास कीजिएगा समझने का कि 7 किलोमीटर लंबा खदान, इस खदान में कितने गांव होंगे भैया? अभी तो फिलहाल अभी नहीं, जो चले गए गांव, चलने लग 9-10 गांव पहले भी था, दुरपा था, बरपाली था। तो उन 9-10 गांवों में कितने युवाओं को, कितने यहाँ के लोगों को, मूल निवासियों को रोजगार मिला इस खदान में? पुराने समय में रोजगार मिल रहा था, लोगों को मिला है, संतुष्ट थे। लेकिन वर्तमान में अभी 2010 के बाद से ये गंभीर स्थिति आ गई है कि लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है। माने रोजगार के लिए ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ के भी स्थापन हो तो रोजगार मिले करके। और हमारे बीच में ये है, इनका भी जमीन कर्जन 95 होता है दाजी। हाँ, इनका बता दूं मैं, इनका उम्र जब ये, इनका उम्र को देख लीजिए, अभी रिटायरमेंट करीब पहुंच गए हैं।
इनका जमीन गया था, ये नामांकन डाले और जानबूझ के इनके मामले को इतने लटका के रखा गया है कि उम्र से बाहर हो गया, आप समझ लीजिए। ये तो नौकरी के लायक नहीं रहे। इनका जीवन को पूरा खा गए इन लोग कागजी कार्रवाई के नाम से। और इनका जमीन करीब में ही था, यहीं पे था, पुराने बासिंदे हैं। लेकिन यहाँ का तानाशाही ऐसा है, लोगों का इतना करप्शन है यहाँ कि लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। जमीन देने के बाद कुछ आंकड़ों बता सकते हैं आप, कितने लोगों को ऐसा कुछ बता सकते हैं आप लोग? यहाँ ये मान लीजिए कि अभी जो नया जो इन लोग कानून है, इनका तो जमीन का 95-96 मार्जन हुआ था। आज 93 नहीं, 95-96 है, 93 मकान का था। 96 में हुआ था। आज ये लगभग ये 20-25 साल से नौकरी के लिए घूम रहे थे, 25 साल से। 2005 इनका समझ लीजिए, आज तक इनको नौकरी नहीं मिला है। प्रोसेस में ऐसा बात नहीं है, इनका नौकरी में 25 साल ये हो गया, और समझ लीजिए 96 जोड़ लीजिए, कितना साल हो गया, 4 साल हो गया, लगभग 30 साल करीब, 30 साल में इनको रोजगार नहीं मिला। इनका प्रोसेस में ऐसे आया है, फाइल बंद नहीं हुआ है, चल रहा है काम इनका। इनका गति ऐसी है। अच्छा, लेकिन मैं उनसे बात करता हूँ 2 मिनट, बस मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कोई तो काम कर रहा है, वो कौन है? उसका कारण ये है, मैं बता दूं उसका कारण क्या है। अभी कंपनी का ऐसा स्टैंड आ गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरा काम लिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग मतलब आउटसोर्सिंग ये है कि बाहर के बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरा कोयला निकालने का, ट्रांसपोर्टिंग पूरा काम दिया जा रहा है। ओबी का काम, मिट्टी निकालने का, कोयला को निकालने का काम दिया जा रहा है। जब वो लोग बाहर से कंपनी आते हैं तो बाहर के मजदूरों को रखते हैं, इसलिए बाहर के मजदूरों को रखते हैं कि कम रेट में इन लोग ठेका लेते हैं, उसके भरपाई के लिए बाहर के मजदूर लाते हैं। और वो क्या कहते हैं, बाहर के मजदूर जैसा HPC रेट होता है, पहले से हाई पावर कमेटी तय किया जो वो रेट ना देना पड़ के बाहर से मजदूर लाते हैं, और गाँव वालों को उससे कम लोगों को रखते हैं, वो भी दबाव में, जब बार बार स्ट्राइक होता है तो, और उनसे भरपाई करते हैं। यानी कंपनी का सीधा सीधा ये हो, गाँव वालों को नौकरी देने के बजाय बाहर से कंपनी लाओ, उनसे काम करवाओ, इनको रोजगार ना दो, ऐसा चल रहा है। विरोध इसीलिए हो रहा है। अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां नहीं आती और डायरेक्ट ये काम इसी सेल करती, तो लोगों को रोजगार मिलता। और आउटसोर्सिंग कंपनी आ रही है तो कंपनी अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए बाहर से अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ के लोगों का रोजगार छीन करके किसी और को दिया जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही है, सही बात है वो। ये क्या है, कंपनी का ऐसा भी चल रहा है कि लोकल लोग रहेंगे तो अपने अधिकार की बात करेंगे, बाहर के लोग जाते हैं वो अधिकार की बात करते नहीं, जितना पैसा दे उतने में काम कर लेते हैं लोग। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है एक तरह से, लोगों को मैंने बाहर करने का, क्षेत्रीय लोगों को लाभ ना देना, इनका एक षड्यंत्र का हिस्सा है, समझ लीजिए पूरा। ये जो गांव, ये हंसता खेलता गांव है, ये जो मैं देख रहा हूँ, दुर्गा पंडाल बैठा हुआ है, मतलब कि बैठा हुआ था, उसको हटा रहे हैं। अभी दशहरा की तैयारी हो रही है, आप लोग एक दिन बाद होता है बहुत जगह पे। मंदिर है, बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। इनको पता भी नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में इनका जो घर है, इनका जो आवास है, जहाँ पे रह रहे हैं, खेले हैं, बढ़े हैं, उसको हटा दिया जाएगा। हाँ, ये सुनिए, ये बता दूं, अभी आप लोग आए होंगे, देखें कोरबा से ये जो गांव है, लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और जब से खदान चालू हुआ है, आज तक यहाँ आने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। पक्की सड़क नहीं है अभी तक। एक है, दूसरी बात है, और सड़क कैसे नहीं उसका बता रहा हूँ। यहाँ का जो शासन प्रशासन है, अंधा हो गया पूरा। इनके पास पैसा क्या है, शासन का अलग पैसा है, खनिज न्यास का पैसा है, 1 साल का 700 करोड़ रुपया CSR का पैसा है। लेकिन हमारे दर्शकों को ना इस अमाउंट को बताइएगा। बताइए कि हम कोरबा के रहने वाले लोग हैं, आपकी जमीन, यहाँ पे रहने वालों की जमीन, DMF फंड का जिक्र कीजिए। बताइए कि कितने पैसे, कितने आमदनी यहाँ से होती है, और कितने लोगों को अनअवेयर है इन चीजों से। बताइए राशियों के बारे में। उसमें क्या है, अभी तत्कालिक स्थिति में यह है कि 1 साल में खनिज न्यास से 700 करोड़ रुपया आ रहा है। 700 करोड़। ये कानून आया है समझ 2010 से। 2010 से अभी का जोड़ लीजिए, सब 7,000 करोड़ रुपया में पैसे में ये स्थिति है कि ये गांव जो प्रत्यक्ष प्रभावित हैं, वो खनिज न्यास का कानून ये बोलता है जो प्रत्यक्ष प्रभावित हैं, जिनकी जमीन जा रही है, उनको लाभ देना है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 7,000 करोड़ रुपया इनको अभी शासन को, जिला कलेक्टर प्रशासन को मिल गया है, क्यों कलेक्टर उसके सब करता धरता रहते हैं। लेकिन यहाँ आने के लिए पक्की सड़क नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी रिश्तेदार आता है तो उसको आने में 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं कोरबा से उसके गांव, उस गांव पाली पड़ने आसपास जहाँ पक्की सड़क नहीं, कैसे जाऊं। उसको तो ऑटो बुक करना पड़ेगा, या घर वाले उसको लेने जाएंगे, तब वो यहाँ आ पाएंगे। 7,000 करोड़ रुपए इस जगह से, जिस जगह पे आपको बता दूं कि जो कैमरा पर्सन आपको दिखा देगा, वो आपने मूवीज में देखा होगा, पताल लोक जैसा सीन आपने मूवीज में देखा होगा कि एक डाउनटाउन सिटीज होती है हॉलीवुड मूवीज में, हमारे हिंदी मूवीज में, सिनेमाज में पताल लोक जैसा सीन होता है। आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, वहां पे धुआं निकल रहा होगा। आप देख सकते हैं जो जमीन है वो बंजर दिख रही होगी, ये है कोयला। इस जगह से 7,000 करोड़ जैसी राशि निकाली जाती है, और ये राशि चले जाती है बाहर कुछ लोगों के पास। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, मैं
मैं ये नहीं कह पाता, लेकिन मुझे लगता है कि आप बताइए, हाँ नाम बताइएगा कि 7,000 करोड़ में से अगर 100 करोड़ भी खर्चा हुआ होता गांव में, इस गांव में यहाँ के लोगों के ऊपर, तो क्या इस ऐसी स्थिति होती आज? नहीं है, ये इस राशि को पूरा शहर में खर्चा किया जा रहा है और कानून बोलता है कि जिनकी जमीन जा रही है, जो उसमें प्रभावित हैं, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खर्चा करने का डीएमएफ फंड कितना आता है हाँ, कोरबा शहर में? 700 करोड़ रुपए का है। डीएमएफ फंड? हाँ, लमसम 700 करोड़ रुपया है, 700 करोड़ रुपया। ये आगे में बढ़ते जाएगा, माइंस बढ़ते जाएगा तो उसका रॉयल्टी बढ़ते जाएगा है। तो ये स्थिति है। और यहाँ ये स्थिति है कि उस राशि से लोगों को पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था कुछ नहीं हो रहा है। ये केवल कागजों में चल रहा है और ये पूरा कमीशन खोरी का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है ये। आपको बता दूं कि ये खदान है और इस खदान से मेरे उंगली के इशारे पे वो एक घर है, जब मेरा कैमरा पर्सन दिखा देगा, और वो घर इन भैया का है। ठीक है, भैया बता रहे थे कि जब ब्लास्टिंग होता है तो आपका घर हिलता है। जी। अब मवेशी वगैरह को ले जाते हैं तो मवेशी भी गिरते गिरते बचा, बता रहे थे। हाँ हाँ, गिरते गिरते बचा है। आप कितने साल से मतलब यहाँ पे हैं? आप, आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरा 57-58 चल रहा है। इन आदमी के ना थोड़ा सा आप चेहरे पे देखिए, इनकी चेहरे पे पड़ी झुर्रियां, इनकी आंखों में वो आशाएं बता रही हैं कि आपने कितने साल से नौकरी का ट्राई किया, आपने प्रयास किया नौकरी के लिए? कम से कम 30 साल। हाँ, 30 साल। हाँ। इस व्यक्ति ने अपनी जमीन के लिए, अपनी जमीन को बिहाफ पे रखकर कि नौकरी के लिए 30 साल तक इंतजार किया। जमीन भी मेरा 2 एकड़ 75 डिसमिल है। इनका 2 एकड़ 75 डिसमिल जमीन होने के बावजूद इस इंसान ने 30 साल अपनी नौकरी के लिए इंतजार किया, और आज इसके घर, वो घर है इनका और ये खदान है। कैमरा पर्सन थोड़ा खदान दिखा दीजिए, ये खदान है। आपको बता देता हूं कि जो मानक स्टैंडर्ड होता है उस पे कहा जाता है कि 500 मीटर खदान से किसी भी निवास होना चाहिए, लेकिन 500 मीटर का आधा ये 50 मीटर भी नहीं है। ब्लास्टिंग से लेकर के यहाँ के उड़ने वाले राखड़ से लेकर के यहाँ पे जो जहरीली गैसेस निकल रही हैं वो सारे इनके सीधे निवास तक पहुंचती हैं। आपको और हमको जब मन करता होगा ना घर से बाहर निकलने का, तो हम घर से बाहर निकल के खुली हवा में सांस ले सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को सांस लेने के लिए सोचना पड़ता होगा, इस व्यक्ति के घर में सोचना पड़ता होगा, इस व्यक्ति के घर में आने वालों को लोग सोचना पड़ता होगा, इसके जो मवेशी हैं, मवेशियों को खुले में छोड़ने के लिए सोचना पड़ता होगा। इन सारी समस्याओं के साथ ये व्यक्ति यहाँ पे रोज जीते हैं। दोस्तों, जिस कोरबा को आप ऊर्जा थानी के नाम से जानते हैं, जिस कोरबा की स्थापना 25 मई 1998 को हुई थी, जिस कोरबा की चर्चा पूरे देश विदेश प्रांत पूरे प्रदेश में है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है कि यहाँ से कोयला निकलता है, यहाँ से बिजली बनती है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। कोरबा का नाम कोरबा आदिवासियों के कारण पड़ा। यहाँ के लोगों की बातें, यहाँ के लोगों का जीवन, यहाँ के प्रत्येक आदमी का जीवन सुन करके आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं। एक व्यंग की बात तो ये भी है, कुछ लोगों का कहना ये भी था कि जो नॉर्मल इंसान होता है ना भैया, वो सांस लेता होगा, सांस छोड़ता होगा, हम कोरबा वाले हैं ना, हम राखड़ लेते हैं, राखड़ छोड़ते हैं। ये सारे सवालों के जवाब के साथ मैं कान्हा राजपूत आपको कमेंट बॉक्स का रास्ता दिखाता हूं, ताकि आप उसमें अपने विचार विमर्श कर सकें। और इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस इंसान तक जो जिम्मेदार है इन चीजों को लेकर के। विकास बहुत जरूरी है, लेकिन विकास के साथ प्राकृतिक संतुलन बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और उससे ज्यादा जरूरी ये है कि विकास के नाम पर जिन लोगों की जमीन, जिन लोगों का आय का स्रोत इस जगह ने ले लिया, इन लोगों ने ले लिया, उन्हें कितना मुआवजा मिला, उन्हें किस प्रकार के संसाधन मिले, उनसे सारी चीजें लेने के बाद उन्हें क्या दिया गया। ये सारे सवाल, इन सारे सवालों के जवाब के साथ मैं कान्हा राजपूत आपको फिर से कमेंट बॉक्स में रास्ता दिखाता हूं, ताकि आप जाएं और विचार विमर्श कीजिए। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं CG भास्कर रायपुर।